हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। 7th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, जिसने भी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से देख सकता है। और फर्स्ट चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था। सेकंड चैप्टर से आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छी तरीके से इसे सुनने की ज़रूरत है। तो आप इसे सुनेंगे और मैं इसे एज अ स्टोरी टाइप से डिस्क्राइब करूँगी, और जिससे आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा। आप इसको सुनने के बाद जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और माइंड में मेकअप भी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं जो है चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर का नाम है किंग्स एंड किंगडम, यानी राजा और जो है राजा के राज्य। हम इस पर बात करेंगे कि यानी उस टाइम पे राजा कैसे होते थे, उनके राज्य कैसे होते थे, इस तरीके से। तो राज्य का स्टार्ट कब से हुआ, जैसे कि अगर हम देखें तो मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी का मतलब मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं तो 600 से लेकर के 700 के बीच के पीरियड को 7th सेंचुरी कहा गया। यानी कि किसी भी सेंचुरी की बात करें, जैसे ये 21st सेंचुरी चल रही है, यानी कि 2000 से लेकर के 2000 जो है 2100 तक आ जाएगा, तब तक हम इसके बीच के पूरे टाइम पीरियड को 21st सेंचुरी कहेंगे। तो उसी तरीके से 7th सेंचुरी की बात करता है। और इसमें एक मैप दिया गया है जो कि दिखाता है उस टाइम पे राजा कौन कौन से थे। 12th सेंचुरी जैसे कि ये है, तो आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा जिसमें जो है चाहमनास थे। चाहमनास यानी चौहान जिसको आज हम कहते हैं। तो वो थोड़ा सा इधर राजस्थान वाले एरिया में थे, क्योंकि करंट का राजस्थान आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा ऐसा है कुछ, तो वहाँ चाहमनास थे। कन्नौज जो यूपी में है, यूपी का एक जिला भी है करंट में। तो उस पर कई जो है राजाओं का शासन था। वो पर्टिकुलर किसी का जो है राजा के अंडर में नहीं था। उसमें 3 राजा मिलकर के कब्जा कर रहे थे, जैसे कि जो है गुर्जर, प्रतिहार और पांड्या, चालुक्य। इन तीनों ने मिलकर के इस पर अटैक करने की कोशिश की और तीनों ने इसे हड़पने की कोशिश की, यानी कि किसके उस टाइम पीरियड में आए तो उसके लिए। और इसे गुर्जर, प्रतिहार बीच में जो है सेंट्रल इंडिया में थे, चंदेला। और उसके बाद ये जो है थोड़ा सा सदर्न और वेस्टर्न में चले जाएं, सदर्न के वेस्टर्न में, तो यहाँ पर राष्ट्रकूटास थे। और इधर कलिंग, जो कि आपको पहले से पता होगा कि जो है क्या हुआ क्या था। मैंने आपको इसके पहले बुक्स में बताया था कि वो जो है अशोक ने जो है यहाँ पर अटैक किया था। कलिंग का वार बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपने सुना ही होगा। और चेरा की बात करें तो चेला है साउथ यहाँ की करंट में जो है क्या कहते हैं, केरला है, वहाँ पर चेरा राज्य करते थे। और पांड्या देखेंगे तो करंट के जो है तमिलनाडु में राज्य करते थे। चोला को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से उस टाइम जो है राजा जैसे उत्कल थे, तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वाला एरिया ले लिया जाए, वहाँ पर करते थे। पलाश जो करंट का जो है पश्चिम यानी बांग्लादेश है, कुछ पीरियड उसका, कुछ असम का। तो इस तरीके से लेकर राज्य कर रहे थे जो है परमपुर में, पहाड़पुर जिसको कहा गया। और उसके बाद कामरूपा यानी जो करंट का असम है, उस प्लेस पे जो है। तो यहाँ इस तरीके से सभी राजाओं का अपना अलग अलग शासन था। बस ये था कि उस टाइम पे कुछ राजा ज़्यादा पॉपुलर थे और ज़्यादा पावरफुल थे, तो उनका जो है साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा है। और बाकी छोटे छोटे तो कई राजा जो उनके कंटेम्पररी थे, जैसे कि अनारता इस तरीके से थे। और इस जो है बहुत सारे राजाओं को बहुत वहाँ की बात भी करेंगे, जैसे कश्मीर में है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और देखते हैं फिर आगे चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी नई डायनेस्टी का उदय कैसे हुआ, तो हम उस पर बात करेंगे कि जो है उस टाइम हुआ क्या कि जो बिग लैंड लॉर्ड्स थे, यानी कि जो बड़े जमींदार थे, वो वेरियर चीफ ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी वो जो है डिफरेंट रीजन में अपना मतलब आधिपत्य रखते थे। उनसे युद्ध कर करके जो है उस एरिया को थोड़ा सा जीतते थे। तो इस तरीके से जो है राजाओं का उद्भव हुआ। और जो है फिर वो अपने आप को सामंत कहने लगे, यानी कि उनके पास क्या हुआ कि जब वो उनके पास थोड़ा सा पावर बढ़ी, तो उन्होंने जो है अपने आप को सामंत कहा। और जो है वो राजा को गिफ्ट देते थे, यानी कि हुआ क्या कि जैसे जो है वो कई राजा छोटे छोटे एरिया को कवर कर लेते थे, उससे उनसे टैक्स लेते थे। जो है उसका टैक्स में जो राजा से मिलने आते थे, तो राजा को कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते थे। तो इस तरीके से राजा उनको प्रोटेक्शन भी देता था। और जो है तो इसे अपने आप को महासामंता कहने लगी। अब उसके आगे वहाँ महामंडलेश्वर आया, यानी कि उस टाइम के अगर लैंग्वेज में देखा जाए सब तमिल के जो है, तो महामंडलेश्वर अपने आप को उन्होंने कहा, जिसका अर्थ होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, यानी कि एक बड़े एरिया का जो है आधिपत्य। तो इस तरीके से। और जैसे आपको थोड़ा सा फिगर के और बता दूँ, तो ये फिगर है नरसिम्हा वर्मन की। नरसिम्हा जो है जो कि कहते हैं, सॉरी, नरसिम्हा जो कि विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। ये देखिए,
तो और जो है ये उनकी साइड में थोड़ा राजा हैं, तो उनके यहाँ राष्ट्रपिता पीरियड का जो है ये टाइम वो स्कल्पचर बनाया गया है। और आगे हम बात करें तो वंशज सेंस यानी कि हम अगर राष्ट्रपिता को देखें तो राष्ट्रपिता दक्कन में जो है वो शासन कर रहे थे, जैसे कि आपको मैंने फिगर में दिखाया कि राष्ट्रपिता यहाँ थे, ये वाला एरिया राष्ट्रपिता का था, जो करेंट का थोड़ा सा कर्नाटक का ले, थोड़ा सा बाकी वेस्टर्न बंगाल सॉरी बॉम्बे यानी मुंबई तो करेंट का पूरा है। और उसके आगे बात करें तो इनिशियली दे द सबऑर्डिनेट चालुक्यास एंड कर्नाटका, यानी कि जो है मतलब उस टाइम राष्ट्रकूटा थोड़ा सा पावरफुल थे, तो उन्होंने चालुक्य के ऊपर भी जो है थोड़ा सा अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की। अब मध्य 18वीं सेंचुरी की हम बात करें तो दांती दुर्ग जो राष्ट्रकूटा का जो फाउंडर था, यानी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो है फाउंडेशन जिसने करी थी दांती दुर्ग थे, उन्होंने चालुक्य को जो है ऊपर परफॉर्म किया रिचुअल्स एंड द यानी हिरण्यगर्भ, यानी जो उस टाइम चालुक्य डायनेस्टी थी, तो जो उस टाइम के जो है मतलब राजा थे वो जो हिरण्यगर्भ नाम का एक प्रैक्टिस करते थे, और उस प्रैक्टिस में कहते थे प्रभु अगले जन्म में हमको जो है वो मतलब क्षत्रिय जन्म में देना, क्योंकि उस टाइम जैसे होता ना कि था कि ब्राह्मण जो है सिर्फ यज्ञ कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं, क्षत्रिय जो है सिर्फ सबकी रक्षा कर सकता है, राजा बन सकता है, तो इस तरीके से तो ये लोग जो है हिरण्यगर्भ नाम का एक जो है वो करते थे, एक प्रैक्टिस करते थे जिसमें ये अपने आप को मांगते थे कि नेक्स्ट उसमें जो है ब्राह्मण ना मिले बल्कि हमको क्षत्रिय बनना पड़े। तो इस तरीके से हम बात करें, आगे हम देखें तो जो है एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज मिलिट्री स्किल्स कर्व द किंगडम्स, यानी कि जो मिलिट्री स्किल वो फैमिली जो थी मतलब जो उद्यमी फैमिली थी उन्होंने मिलिट्री स्किल का यूज़ किया, यानी कि जो थोड़ा सा पावरफुल थे तो वो अपने आप में ही सैनिक बन जाते थे। और उसके बाद जो है कदम्बा में जैसे क्या होता था कि जो है जैसे फैमिली मैंने बताया कि ब्राह्मण के लिए एक ही काम जो है बाउंडेड था कि वो अपना रिचुअल्स प्रैक्टिस करेंगे, ना कि जो है ये किसी युद्ध में भाग लेना। तो उस समय क्या हुआ, कदम्बा मयूरा सरमन एक नाम का जो है गुर्जारा प्रतिहार था, उसने जो है हरचंद में उसने क्या किया जो है वो ब्राह्मण था, तो उन्होंने जो है सब कुछ में त्याग करके उन्होंने तलवार उठा लिया और जो है सक्सेसफुली स्टैब्लिश्ड किंगडम और अपना एक किंगडम बनाया जिसको राजस्थान में जो है तो कर्नाटक में और राजस्थान में इस तरीके से उसके अलग अलग डायनेस्टीज बने। आगे हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे था उस टाइम, अगर जैसे कोई किंगडम बन भी गया है तो सर्वाइव कैसे करता है, तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है उसकी हम बात करें तो जो है वो रिमेनी ऑफ दोज किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, यानी उस टाइम राजा अपने आप में टाइटल लेते थे, यानी कि जैसे अभी होता है ना कि हम जो है किसी को जो है मतलब उसके वर्क के ऊपर दे देते हैं बहादुर, तो इस तरीके से तो उस टाइम राजा अगर कोई काम करता था तो वो अपने ऊपर टाइटल लेता था, नहीं अपने नाम के साथ और नाम जोड़ता था। जैसे महाराजा धीराज जो है या महाराजा अधिराज यानी राजाओं का राजा, ऐसे कि जो है तो यानी कि वो एक दूसरे राजा के ऊपर शासन कर लेते थे, कई जो है राज्यों को जीत लेते थे तो अपने आप को राजाओं का राजा कहते थे। उसके बाद त्रिभुवन चक्रवर्तीन, यानी इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स, यानी तीनों देश मतलब तीनों विश्व का जो है भगवान है वो हम हैं, तो इस तरीके से वो जो है लेते थे टाइटल्स। उसके आगे हम बात करें दे आल्सो शेयर ऑफन द पावर ऑफ द सामंताज, यानी अपने पावर से सामंत के साथ वो शेयर करते थे। उसके आगे जो है तो जो है एसोसिएटेड पीजेंट ट्रेडर्स एंड बिजनेस, यानी सॉरी ब्राह्मण्स, यानी सबको जो है पीजेंट और ट्रेडर्स और ब्राह्मण को भी संभालते थे। और उसके आगे हम बात करें कि मतलब संभालने का मतलब कि सबको अपने अंडर में रखते थे जो राजा होते थे, और उनके जो है स्टेट्स और रिसोर्सेज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, यानी अब अगर प्रोड्यूसर्स सामान कहाँ से लेते थे तो बताएं, अगर जैसे कि हर आदमी को कुछ ना कुछ चीज़ों की जरूरत होती थी, जैसे पीजेंट्स होते थे, कैटल कीपर्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, यानी उस टाइम भी जरूरत पड़ती थी, यानी किसान जो होते थे वो अगर अन्न उगाते थे, कैटल कीपर्स यानी जो दूध उस टाइम क्योंकि और तो पौष्टिक उसमें भोजन में था नहीं कुछ, या फिर जो है कुछ अलग एक्स्ट्रा तो जो है जो दूध देते थे तो उनके लिए जो है आर्टिसंस यानी जो आर्ट से पेंटिंग वगैरह करते थे या कोई वस्तु बना रहे हैं, तो इस तरीके से उन लोगों का भी काम था। वो ऑफन परसुएड द कंपेल्ड टू द सरेंडर पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, यानी ये सब जो है राजा के लिए व्यवस्था करते थे। और क्लाइम रेंट और जो है लॉर्ड हु असर्टेड द बाउंड लैंड, और राजा उनको बदले में ज़मीन दे देता था कि इसमें जो है इसका जो मतलब रेंट है उसको तुम्हें नहीं देना है।
400 टैक्सेस। अब जो है 400 टैक्स की बात करी जाए तो इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु, यानी जो चोला थे, मैंने आपको बताया कि तमिल में जो है नीचे तमिल में अपना शासन करते थे, और जो है 400 टर्म ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, यानी उस टाइम में 400 प्रकार के टैक्स लगते थे। और फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स वेट्टी टेकन नॉट टू बी द कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी जो वेट्टी नाम का एक टैक्स होता था उसमें फोर्स्ड लेबर की जरूरत पड़ती थी, ना कि इसे जो है किसी पैसे की। फोर्स्ड लेबर का मतलब जैसे राजा कह रहे कि आपको ये काम करना है तो करना है, तो इस तरीके से वो जो है। और उसके बाद जब हम आगे बात करें तो वो जो है कदामई का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो ज़मीन होती थी उसको जो है उसका रेवेन्यू जो टैक्स लेते थे उसको करते थे। उसके आगे हम बात करें तो आल्सो टैक्सेस ऑन द थ्रेचिंग ऑफ द हाउस, और उसके बाद लेटर टू द क्लाइम पाम ट्रीज, और उसके बाद सेस सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, यानी बहुत तरीके के वो टैक्स लेते थे, यानी कि कोई पढ़ रहा कोई लिख रहा है, हर चीज़ों का वो टैक्स लेते थे। उसके आगे हम बात करें तो दीज रिसोर्सेज शुड बी फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिश्ड एज वेल एज द फोर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट, यानी उस टाइम भी राजाओं ने कई मंदिरें बनाए, टेम्पल्स बनाए, पिलर्स बनाए, फोर्ट बनाए, तो इस तरीके से उस टाइम भी आर्ट की जो है मतलब आर्ट एंड कल्चर पर फोकस किया गया। और वो उन्होंने लड़ाई करी वेयर द टर्न एक्सपेक्टेड लीड ऑफ द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, यानी जो है धन के लिए उन्होंने लड़ाई भी करी, इन फॉर्म ऑफ प्लंडर्स और एक्सेस टू द लैंड एज वेल एज द ट्रेड रूट्स, यानी ट्रेड रूट्स उस टाइम में भी होता था। बहुत लोग जैसे टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टली पॉलिसी फॉलो करना। इस तरीके से करते थे। आगे हम देखें फंक्शनरीज ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू जनरली रिक्रूटेड द फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड पोजीशन वेयर द ऑफन हेरिडेटरी, यानी कि जो इसको जो है वो टैक्स कलेक्शन के लिए देते थे वो मैक्सिमम वो पोस्ट हेरिडेटरी होती थी, यानी पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका बेटा, इस तरीके से। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एंड मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग एंड दिस पोजिशन, यानी कि कई केस में होता था कि राजा के जो क्लोज रिलेटिव होते थे वही टैक्स वसूलते थे। उसके आगे हम प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट की बात करें। प्रशस्ति यानी कि जो है उसको अभिलेख कह सकते हैं, लिटरेरी वर्क जो है यानी क्या लिखा गया है कहाँ कैसे, तो उसके बाद हम बात करेंगे। लैंड ग्रांट यानी कि लैंड का जो रेंट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। प्रशस्ति में द नॉट द लिटरेरी ट्रू, यानी कि लिखा गया, इसके बाद सही से कुछ लिखा नहीं गया है डिटेल में क्या है। तो टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देम एज वैलियंट, यानी कि जो है विक्टोरियस एंड वॉरियर्स फॉर एग्जांपल, यानी कि वो प्रशस्ति में लिखवाते थे कि राजा जीता है कि हारा है, वो युद्ध कितना किया, इस तरीके से प्रशस्ति से अभिलेख जिसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन, तो इस तरीके से उसको प्रशस्ति भी कहा जाता है। और साथ कंपोज बाय द लर्नड ब्राह्मण्स, यानी कि जिसको ब्राह्मण्स ही कंपोज करते थे। ओकेजनली हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि ऐसा होता है कि हम पोस्ट बना देते हैं कि इस पोस्ट पे यही व्यक्ति काम कर सकता है, तो इस तरीके से। और उसके बाद जो है हम आगे बात करें थोड़ा सा इसमें देखें तो किंग्स ऑफन रिवार्डेड द ब्राह्मण्स ग्रांट ऑफ लैंड, यानी जो राजा होता था वो ब्राह्मण्स को जमीन दे देता था, मतलब ग्रांट में। वो कहता था कि जो है मतलब ब्राह्मण का काम नहीं करना चाहिए बल्कि जो है उनको थोड़ा उनके ऊपर दान करना चाहिए। तो वो जो है जैसे कि ये दिख रहा है, कॉपर प्लेट में लिखा गया है कि कितने जो है राजाओं को ने कितने मतलब जो भिक्षु होते थे या फिर जो ब्राह्मण होते थे उनको दान किया था, इस कॉपर प्लेट में लिखा गया है ये। आगे हम बात करें तो व्हाट वाज द गिवन विद द लैंड, यानी लैंड में क्या दिया गया रहता है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखें तो अनयूजुअल फॉर द 12th century वाज द संस्कृत पोएम कंटेंड हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर द कश्मीर। अब हम थोड़ा सा नॉर्दर्न में चले जाएं, पूरा नॉर्दर्न यानी कश्मीर आप तो जानते हैं सबसे लास्ट का एरिया है नॉर्दर्न का, तो वहाँ चले जाएं तो वहाँ संस्कृत में भी कंपोज किए जाते थे पोएम्स या बुक्स। इट वाज कंपोज बाय द ऑथर नेम्ड कल्हन, यानी कि जो है इस बुक को जो है कल्हन ने लिखा था। तो जो है कश्मीर के अबाउट पूरा कल्हन की एक बुक है, तो उसमें पूरा कल्हन ने पूरी बुक लिखा था। उसके आगे हम बात करें तो वैरायटी ऑफ सोर्स जो हमें ये बताती है कि वैरायटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरियंस टू राइट हिज अकाउंट, यानी कि सबने अपना मतलब उस टाइम कौन कौन होता था क्या करता था उसके जो है अबाउट बताया गया है। उसके अनलाइक राइटर ऑफ द प्रशस्तीज हैज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स
एंड देयर पॉलिसी, जो प्रशस्ति यानी लिखा था तो उसका भी क्रिटिकल जो है अबाउट यानी रूलर्स के ऊपर कभी होता है कि राजा हमेशा तो अच्छा नहीं करता तो उसकी क्रिटिसाइज भी कर देता था, तो इस तरीके से उसने बताया है। उसके आगे हम बात करें वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी वेल्थ के लिए युद्ध। जैसे कि जनरली सब जगह होता है पैसे के लिए, तो हर जगह युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो उसके एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, यानी कि जो उस टाइम के राजा होते थे वो एक जो है अपना अपना राज्य को बढ़ाना चाहते, एक्सपेंशन करना चाहते थे। एंड पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज। अब सिटी ऑफ कन्नौज के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है क्योंकि उस टाइम वो गंगा वैली में यानी फर्टाइल ज़मीन थी। और उसके आगे हम बात करें तो बिलोंगिंग टू द गुजरात प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, इन तीनों ने मिलकर के युद्ध किया था, गुजरात, प्रतिहार और उसका राष्ट्रकूटा और उसके बाद जो है पाला, ये तीनों डायनेस्टी ने मिलकर के युद्ध किया कन्नौज के पाने के लिए, कंट्रोल कन्नौज। बिकॉज देयर वर द थ्री पार्टीज लैंड ऑन कंपेयरिंग, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपार्टाइट। हिस्टोरियंस ने इसको ट्रिपार्टाइट जो है के नाम से, हिस्टोरिकल के नाम से फेमस कर रखा है, यानी तीन पावरफुल राजा उस टाइम के थे, तीनों ने मिलकर के युद्ध किया। उसके आगे हम बात करें तो रूलर्स आल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बिल्डिंग लार्ज टेम्पल, यानी कि राजा होते थे वो उस टाइम जो है पैसे इकट्ठा करते थे और बिल्डिंग बनाते थे। जो है पावर यानी सत्ता के लिए वो बिल्डिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में होता है ना कि जब हम कुछ बना देते हैं तो लोग हमको भूल नहीं पाते हैं, तो उस तरीके से। तो आगे हम बात करें सो व्हेन दे अटैक्ड अनदर किंगडम, यानी अन्य किंगडम पे भी उन्होंने अटैक किया। उसके बाद हम करें तो दे ऑफन चूज द टारगेट टेम्पल्स एंड समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, यानी कि वो पहले जो है टेम्पल को टारगेट बनाते थे, किस टेम्पल पे अटैक किया जाए जिससे जहाँ ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि होता था ना अभी भी होता है व्यक्ति हर आदमी को देने से ज़्यादा पैसे मंदिर में डाल देता है, तो इस तरीके से जो है उस टाइम पे भी ये जो दान पेटी रखी गई। बिल्डिंग लार्ज टेम्पल जो है यानी कि जो है और वो टारगेट द टेम्पल्स, दे ऑफन चूज द टारगेट टेम्पल एंड द समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, यानी कि जो है वो मंदिरों को देखते थे, अटैक करते थे, जो कि उनसे अच्छे मतलब पैसा कमा लेते थे। आगे हम बात करें तो वन रूलर था मोहम्मद टू गजनी। महमूद गजनवी जो है, जो गजनी था वो अफगानिस्तान से आया था। आपको पता होगा कि उसने इंडिया में 17 बार आक्रमण किए थे, 1000 से लेकर के 1225 तक। रिलीजियस मोटिव, यानी कि वो सबसे मतलब ये होता था कि जैसे वहाँ से अरब से कोई आता था तो सबसे पहले टेम्पल पे इसलिए अटैक करता था कि उनका रिलीजियस मोटिव होता था सबसे पहले धर्म को तोड़ना। जैसे होता है ना कि हम जो है किसी को तोड़ना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले धर्म पे अटैक करें, तो धर्म पे अटैक करेंगे तो पीपल धर्म की बात को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसके लिए जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए जो है मोहम्मद गजनवी आया तो उसने जो है 17 बार अटैक किया, 1000 में आया और 1000 से 25 तक लगातार उसने आक्रमण किया। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, तब से उसका लास्ट अटैक ही था और जो है उसने इतना पैसे कमा लिए थे कि यहाँ तो फिर दोबारा उसको अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ी और जल्दी ही मर भी गया। बट डिफरेंस यही है कि लोग यही कहते हैं, हिस्टोरियन का यही कहना है कि उसने इतना पैसा कमा लिए थे जो है सोमनाथ मंदिर से कि नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद जो है हम आगे बात करें, हिज टारगेट वाज द वेल्दी टेम्पल्स, यानी उसका भी टारगेट ये था कि जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्पल में धन हो, इंक्लूडिंग सोमनाथ, गुजरात एंड wealth Mahmud carry away was used to create a splendid capital city of गजनी, यानी उसने अपना गजनी अपनी कैपिटल बनाई, बट यहाँ वो रुका तो नहीं, बस उसने युद्ध ही किया था और उससे ज़्यादा अटैक करके पैसे बहुत कमाए थे। आगे हम बात करें एंगेज इन द वारफेयर इंक्लूडिंग द चाहमान। अब चाहमान की बात करें तो उन्होंने था चौहान, जिसको मैंने बताया आपको ऑलरेडी, वो राजस्थान वाले एरिया में थे जो है दिल्ली और अजमेर में। They attempt to expand their control to the west and east, वो ईस्ट से वेस्ट तक जो है कंट्रोल करते थे। जो है अपोज चालुक्य, यानी अब गुजरात में चालुक्य, यानी कि आप देखते ही होंगे कि राजस्थान के नीचे गुजरात ऐसे वाला एरिया है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने अपोज किया गुजरात के जो है उनको। और गहा, दलवान एंड वेस्टर्न यूपी प्रदेश, यानी वेस्टर्न प्रदेश में भी जो है यूपी में भी इनका थोड़ा सा
अधिपत रहा। चौहान रूलर जैसे कि पृथ्वीराज चौहान को आप जानते होंगे, यानी जिन्होंने पानीपत के फर्स्ट तराइन का फर्स्ट वार हुआ था मोहम्मद गौरी से, तो जिसमें वो जीत गया था, लेकिन जो है 1191 में, और 1192 में जो है तराइन का सेकेंड वार हुआ जिसमें वो हार गया। तो इस तरीके से आगे हम बात करें तो वहीं से जो है हमारे यहाँ मुस्लिम डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1192 से लेकर के, जो कि सही देखा जाए तो इंडिया में अगर नींव पड़ी थी तो 1206 से। उसके आगे हम बात करें तो जो है पृथ्वीराज चौहान हो गया, तो जो है मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया, तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे हम बात करें तो क्लोजर लुक द चोलाज। अब चोलाज की हम बात करें तो फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर, यानी कि जो है यहाँ पर देखा जाए तो चिफली फैमिली नोन एज मुत्तायूर हेल्प पावर ऑफ द कावेरी डेल्टा एंड दे आर द सबऑर्डिनेट द पल्लवा किंग एंड द कांचीपुरम। अब कांचीपुरम पल्लवा किंग की बात करें जो कि तमिलनाडु में है, और विजयवाला विजाले हु बिलोंग टू द एंशियंट चिफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायूर, यानी कि उस टाइम उरायूर के नाम से जाना जाता था विजाले को। और कैप्चर द डेल्टा, इन्होंने डेल्टा को कैप्चर किया। उसके आगे हम बात करें तो जो है द मुत्तरायर इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, यानी कि उसके आगे अगर देखें तो उसके जो है बहुत ज़्यादा वो हुआ नहीं, और ये जो है थोड़ा वो कैप्चर किया डेल्टा में। और उसका मुत्तायूर, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, मुत्तारायर मिडिल ऑफ द 9th एंड द बिल्ड द टाउन ऑफ द तंजौर, यानी तंजौर का उन्होंने शहर बनाया। और क्या टेम्पल फॉर द गॉडेस निशुंभ सूदनी, यानी कि एक उन्होंने टेम्पल बनाया था चोलाज ने जिसका नाम था निशुंभ सूदनी। ये थोड़ा सा मैप फिर आप देख लीजिएगा, नजर डाल लीजिए। तो यादव उस टाइम जब यादव का जो है इमरजेंसी हुआ तो वो तमिलनाडु में आ गए। और उसके बाद चोलास पीरियड का ये देखेंगे, चोलास यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ तक उनका एक टाइम पे आ गया कि यहाँ तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। इधर कलिंगा था ही, और जो चालुक्य जो कि मैंने आपको बताया ये थे, ये कल्याणी और जो है करमबाज बदामी उसकी कैपिटल थी। ये चलवाज में देखिए जो है इतना सारा था, जिसमें गंगा गदी इस तरीके से है, मदुरा उरायूर एंड पांड्या जहाँ थे। उसके आगे हम बात करें तो सक्सेसर ऑफ द विजयालय कंक्वर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम ग्रू साइज एंड पावर, यानी कि उन्होंने जो है भी अपने पड़ोसी तरह पावर गेटअप की। और पांड्याल पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ मेड पार्ट ऑफ द किंग, यानी कि उन्होंने जो पांड्यास की जो है टेरिटरी को उन्होंने आपस में बांट लिया। और उसके बाद जो है सच एज वेयर पार्ट ऑफ द किंगडम, जो कि जिनके किंगडम का पार्ट बना। राजा सेकंड की बात फर्स्ट की बात करें तो राजा फर्स्ट जो कंसीडर किया जाता है मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, यानी जो राजा फर्स्ट था वो जो है चोला रूलर का बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट प्रोमिनेंट लीडर था। बिकम द किंग ऑफ 985 एंड एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, यानी कि 985 में जब राजा बना तो उसने काफ़ी एरिया को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर राजस्थान, यानी कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, क्या कहते हैं राजस्थान, रिकॉग्नाइज किया, यानी कि उस टाइम जो है कि क्या सिस्टम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, तो राजा ने भी ध्यान दिया। और उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट continuity his policies and have been Rajendra's the policies even the invaded the गंगा वैली, यानी कि राजेंद्र के सन राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा वैली पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। इसके बाद श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट डेवलपिंग नेवी फॉर द एक्सपीडिशन, यानी कि उन्होंने श्रीलंका से भी दोस्ती करी और जो है नेवी को फैलाने के लिए।
उसके आगे हम बात करें तो स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब ब्रॉन्ज स्कल्पचर और टेम्पल्स की थोड़ा सा बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने पढ़ लिया। तो उस टाइम बड़े जो है मंदिर बने, और जो है तंजावुर में सबसे बड़ा मंदिर बना, और गंगाई कोंडा चोलापुरम, जो कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप सही कर लीजिएगा, तो वो जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है, और इसको जो है राजेंद्र चोल ने बनवाया था, यानी चोला डायनेस्टी ने इसे भी बनाया था। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल मार्वलस, यानी कि उस टाइम पे स्कल्पचर बहुत ज़्यादा जो है प्रोफिशिएंट रहा। जैसे आप ये गंगाई चोलापुरम को गंगाई कोंडा चोलापुरम देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये जो है कार्विंग स्टाइल में बनाई और विमाना जैसे कहते हैं। यानी क्या हुआ कि जैसे थोड़ा सा स्टाइल अगर स्ट्रक्चर देखें तो तब उसका ये टेम्पल होती है दो तरीके से होती है, एक नगरा स्टाइल, एक द्रविड़ स्टाइल। नगर स्टाइल जो है, नागरा स्टाइल इसको कहते हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया में बनती है, द्रविड़ स्टाइल होती है साउदर्न इंडिया में बनती है। तो नॉर्दर्न इंडिया के होंगे तो आप देखे होंगे कि मंदिर ऐसे होती है, ऐसे, यानी कि यहाँ से बड़ा से उठा होता है और सिंपल सा होता है, ज़्यादा इसमें कार्विंग नहीं होती है। और उसके बाद आगे एक मंडप टाइप थोड़ा सा बना होता है, उसमें आगे जाने के बाद यहाँ संचम या फिर जो है इसको कहते हैं गर्भगृह वो होता है। और यहाँ ऊपर एक जो है हर्मिका होती है, यानी कि एक थोड़ा सा गोल गोल बना करके उसके ऊपर एक झंडी लगाने के लिए लगा दिया जाता है। अब बहुत ज़्यादा, अब तो थोड़ा रेयर केस पहले होता था रेयर केस में, लेकिन अब तो सारा जो है पाइवोट यानी चबूतरे मंदिर बनाई जाती है, उसके नीचे पेड़ चले जाते हैं, जड़ चली जाती है। तो इस तरीके से जो है नागरा स्टाइल हो जाती है। वैसा वो क्या कहते हैं द्रविड़ स्टाइल, तो आप देखिए ना, जैसे कि मंदिर के ऊपर कार्विंग बहुत ज़्यादा होती थी वाल पे, इंटरनल वाल, एक्सटर्नल वाल, और जो है बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हार्ड वर्किंग करके बनाया जाता है। तो उसमें पानी की सुविधा की जाती थी इस तरीके से। और उसके आगे हम बात करें तो चोला टेम्पल ऑफन बिकम अ न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट, यानी विच ग्रू अराउंड, यानी चोला टेम्पल का जो है चोला टेम्पल को एक मतलब वो एफिशिएंट पर्सन माना गया। These were सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि उस टाइम क्राफ्ट प्रोडक्शन पे भी ध्यान दिया गया। जैसे कि टेम्पल आल्सो एंडोर्ड विद द लैंड एंड रूलर्स वेल ऑफ बाय द ओनर्स, द प्रोड्यूसर्स ऑफ लैंड वेंट मेंटेन किया ऑल ऑफ द स्पेशलिस्ट हु वर्क करता था द टेम्पल एंड वेरी लिव्ड, यानी कि उस टाइम पे जो है थोड़ा सा मतलब उस पर ध्यान दिया गया आर्किटेक्चर पे अपने, मतलब कि जिससे होता था इस टाइम जो है प्रीस्ट गार्लैंड मेकर्स, यानी इन लोगों को जॉब भी मिल जाती थी मंदिर के उससे। जैसे प्रीस्ट यानी पुजारी जो पूजा करता था तो उसको भी जॉब मिल गई, उसके साथ जो गार्लैंड यानी जो गार्लैंड मेकर यानी कि जो माला बनाते थे उनको, कुक्स यानी जो वहाँ प्रसाद बनाते थे उनको, स्वीपर जो सफाई करते थे, म्यूजिशियंस एंड डांसर्स यानी वार्षिक, यानी कि ये सब जो है मिल करके मतलब इन लोगों को थोड़ा सा जॉब भी मिल जाती थी, मंदिर से फायदा ये होता था और टैक्स भी कलेक्ट हो जाता था। उसके आगे देखें तो इन अदर वर्ड्स में टेम्पल आर द नॉट ओनली प्लेस ऑफ द वर्शिप, ना एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं था, बल्कि दे वेर द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल लाइफ, यानी कि सोशल कल्चरल लाइफ को भी हैंडल करता था। उसका मतलब ये हो गया इकोनॉमिक, यानी कि थोड़ा सा पैसों कि लोगों की अर्निंग वहाँ से हो जाती थी। अगल बगल कोई जैसे सपोज करंट का देखिए तो कोई शॉप ओपन करता है और उसकी चलने लगती है। उसके साथ साथ सोशल, यानी कि वहाँ सबका जो है सोशल कल्चरल, यानी कि जो सबका जो रिलीजियस होता रिलीजन होता वो मेंटेन होता था। उसके आगे हम बात करें तो अमंगस्ट द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल, यानी टेम्पल में क्राफ्ट का भी यूज बहुत हुआ है। मेकिंग ब्रॉन्ज इमेज, ब्रॉन्ज इमेज यानी कि कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाई गई ब्रॉन्ज से जो है मूर्तियाँ बनी। उसके साथ चोला ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट ऑफ द आर्ट, यानी जो फाइनेस्ट आर्ट देखी जाए तो चोला डायनेस्टी की जो ब्रॉन्ज की मूर्ति थी वो। उसके आगे हम देखें तो वाइल मोस्ट इमेज वेयर द डाइटीज, यानी कि अगर ये देखें तो थोड़ा सा ये किसी देवी की मूर्ति है बनाई गई है, क्योंकि देखिए कितनी ज़्यादा जो है एकदम कार्विंग करके बनाई गई है। देखने पे थोड़ा सा भी मतलब क्या ही कहा जाए, तो मतलब इतनी अच्छी बनाई गई है, एकदम कार्विंग बहुत अच्छी, सफाई भी बहुत अच्छी दी गई है। अब एग्रीकल्चर और इरीगेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर यानी किसान की जो है सुविधा और इरीगेशन के लिए भी बात करें तो अचीवमेंट्स ऑफ द चोला पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का भी विकास हुआ। और नोटिस द रिवर कावेरी ब्रांच off into several small handles and before emptying
इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो है उस टाइम जो राजा होते थे वो यानी कि उनका जो है महल नदी के किनारे होता था। उसके बाद कुछ जो है सर बिफोर द एम्पायरी टुक द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो है बंगाल के किनारे होता था बे ऑफ बंगाल के। उसके आगे हम बात करें तो ब्रांच ऑफ इनटू द सेवरल थिंग। उसके आगे बात करें बिफोर इम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल को बिना खाली किए वहीं बस गए। उसके बाद देयर फॉर इम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल द चैनल्स ओवरथ्रो फ्रीक्वेंसी डिपोजिटिंग फर्टाइल सॉइल, यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा कावेरी नदी के पास, जैसे कि जो है आप जानते हैं कि मिट्टियाँ जो थी अपने साथ एक मतलब अच्छा जो है सैंडस्टोन लेके आती हैं, यानी कि वहाँ पे जो है थोड़ा फर्टाइल लैंड भी थी, यानी कि कावेरी नदी के किनारे वाटर सिस्टम भी अच्छा था। उसके साथ टाइल भी जो है अच्छा हो जाता था इस तरीके से। एंड मैनी केसेस द नेसेसरी टू द वाटर क्रॉप आर्टिफिशियल, यानी कि उस टाइम थोड़ा सा वाटर पर भी ध्यान दिया गया यानी इरीगेशन के लिए। तो यानी कि अगर देखा जाए फसल खराब हो रही है तो आर्टिफिशियल जो है पानी की व्यवस्था भी कराई जाती थी। और वैरायटी ऑफ द मेथड्स वेर द यूज इरीगेशन इन एरियाज स्मॉल एंड ड्रग इनटू अदर प्लेस एंड ह्यूज टैंक्स एंड द कंस्ट्रक्शन कलेक्ट, यानी कि इस टाइम के राजा ने भी रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ह्यूज रेन टैंक का यूज़ किया। उसके बाद जो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन लेबर एंड रिसोर्सेज, यानी लेबर और रिसोर्स का भी यूज़ करते थे। मेंटेन किया जो है अदर वर्क एंड डिसाइडिंग वन हाउ वाटर इज टू शेयर्ड, यानी कि जो है ये उस टाइम लेबर फोर्स पे फोकस किया गया। और वाटर इरीगेशन में जैसे कि फिगर देखने होंगे तो जिसे काइंड में मैनर कहते हैं, यानी कि उस टाइम गेट था, इसलिए पानी का जो है नदियों में और उसमें क्या नाम है तालाबों में जाने से रोकता था। इस तरीके से बनाया गया था। उससे आगे हम बात करें मैंने वर्क एंड डिसाइडिंग हार्ट विदाउट हाउ वाटर इज द शेयर, यानी कि वाटर कैसे शेयर करते थे। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स वेल वाज पीपल लिविंग इन द विलेज तो कैन द इंटरेस्ट अचीव, यानी कि किससे किससे टैक्स लेते थे किससे नहीं लेते थे। इस तरीके से बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्पायर की, यानी कि अब एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे था। पीजेंट्स सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, यानी जहाँ पर किसान रहते थे उस एरिया को हम उर कहते हैं, जैसे कि अब गांव कहते हैं। उर कहा जाता था। प्रॉस्परस विद द स्पीड ऑफ इरिगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था होती थी किसानों को मतलब सींचने के लिए। ग्रुप्स ऑफ विलेज फॉर्म लार्जर यूनिट ऑफ द नाडू, यानी कि जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा विलेज जो है मिला करके एक नाडू बनता था। जैसे कहीं में गाँव देखेंगे, गाँव के बाद कई सारे गाँव को मिला करके एक ब्लॉक बनता है, तो उसी तरीके से नाडू बनाया गया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा वैसे कर दूँ कैसे आपको बनाना है। इसे एक ऐसे करना है ऐसे, और यहाँ पर उर लिखना है उर, यानी कि जिसको हम विलेज कहते हैं। और विलेज के ग्रुप को जो है नाडू कहते हैं। और उसके बाद जो है नाडू परफॉर्म द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग द डिपेंडिंग जस्टिस एंड करेक्ट पैसे, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल जस्टिस भी कर देते थे, उसका टैक्स भी कर देते थे उसके साथ साथ। और उससे आगे हम देखें तो रिच peasants exercise considerable control and affair of the नाडू with the supervision of the central चोलर गवर्नमेंट, यानी चोलर गवर्नमेंट में भी जो है बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज किए गए। कंसिडर कंट्रोल द ऑल अफेयर्स ऑफ नाडू अफेयर, यानी कि जो है वो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट चोला किंग्स gave some rich landlords and the like Manivandalan of Vedan is the reason सर्विंग 3 किंग्स, यानी कि 3 किंग जो काम कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स में उसके लिए बिताया गया। फिर अरायर चीफ होता था मेश द ETC and mark of the respect and interested of the important notice of the
स्टेट ऑफ द सेंटर, यानी कि वो जो है अरैयर होता था, चीफ जो कि इम्पोर्टेंट जो है वो जो मतलब पत्र होता था उसको राजा को देता था। उसके टाइप्स ऑफ लैंड की बात करें तो उस टाइम लैंड की 5 टाइप की व्यवस्था थी। एक तो बेलंग वागई था, जिसका अर्थ होता है कि जो है नॉन ब्राह्मण पीजेंट, यानी कि जो नॉन ब्राह्मण किसान होते थे उनसे होता था, यानी कि वो उनको टैक्स देना पड़ता था। जो कि नॉन ब्राह्मण थे वो किसानी करते थे, तो वो उनके जमीन को कहा जाता है बेलन बगाई। और दूसरा है ब्रह्मदेया, यानी कि जो ब्रह्म को गिफ्ट किए जाते थे जमीन, उनको ब्रह्मदेया कहा जाता था। उसके बाद 16 भोगा, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, यानी कि जो है लैंड दी जाती थी स्कूल को, यानी जिससे स्कूल से अपना टैक्स कलेक्ट करके जो है स्कूल को मेंटेन कर सके। और तीसरा जो जमीन थी, चौथी देवाधन, यानी जो मंदिर को दान कर दी जाती है देवधन कहा जाता था। और पांचवी जो जमीन थी पोली छम्मंदम का मतलब होता है डोनेटेड द जैना, जो जैन इंस्टीट्यूशन थे यानी जैन से रिलेट करके, तो उनको दी जाती थी। इस तरीके से हमने इसकी बात की जैनी जमीन किस तरीके से होती थी। उसके बाद ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव किया ग्रांट्स ऑफ, उसके बाद जो है सेटलमेंट चार्ज इन द कावेरी वैली अदर पार्ट ऑफ द साउथ, यानी कि इस तरीके से फैला हुआ था, उसकी जो है बात करेंगे कावेरी। उसके बाद ईच ऑफ द ब्राह्मण्स लुक्ड आफ्टर द असेंबली सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो है वो सभी सभाओं में भाग लेता था ब्राह्मण। दिस असेंबलीज टुक आफ्टर द एफिशिएंसी, यानी इसको अपने साथ रखना ऑप्शन मतलब these assemblies वर्क, यानी जो असेंबली थी वो वर्क करती थी एफिशिएंसी। एंड देयर डिसीजन वेयर द रिकॉर्ड इन द डिटेल ऑफ द इंस्क्रिप्शन, यानी ये सारे रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख या फिर दीवारों में या पत्थरों में लिखे गए हैं। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज द नगरम, यानी उस टाइम को जो ट्रेड करते थे उनको नगरम कहा जाता था, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर। और उसके बाद जो है ओकेजनली परफॉर्म किया एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन द टाउन्स, यानी टाउन्स में, तो उन लोगों का भी अच्छा रोल होता था ट्रेडर्स का भी। उसके आगे हम बात करें तो इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर इन द चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, यानी चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तमिलनाडु में, वहाँ पर उत्तरामेरूर नाम का एक वो पाया गया है इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो है डिटेल लिखा गया कि उस टाइम भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। सभा एंड द सेपरेटेड कमेटी टू टेक आफ्टर इरिगेशन वर्क, यानी कि जो है वो भी सब कुछ प्रोवाइड कराता था। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे करंट का अगर देखा जाए तो गांव में जो प्रधान होता है, इंग्लिश में सॉरी जो सिटी में एक चेयरमैन होता है, उसका काम ये करता था। और सभा सेपरेट होता था, जो लुक एंड इरिगेशन वर्क पे भी फोकस करता था, गार्डन टेम्पल से भी फोकस करता था। नेम्स ऑफ दीज एलिजिबल टू मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर रिटन इन द स्मॉल टिकट ऑन द पाम लिप पे, यानी कि इनके जो उस टाइम पे जो करंट में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते थे उनको जो है लिखा जाता था। विच यंग बाय द आस्क्ड एंड द टिकट एंड द ईच कमेटी। अब इंस्क्रिप्शन में टेक्स्ट क्या क्या है आप इसको पढ़ लीजिएगा, यानी किस टाइम कैसे था ये जो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि किसके पास क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो जो है दे शुड हैव अ देयर ओन होम्स, उनके पास अपना घर होना चाहिए खुद का, वो दूसरे के मकान पर ना रह रहा हूँ रेंट पे। उसके बाद जो है शुड बिटवीन उनकी एज 35 से 70 हो, जैसे कि करंट में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की एज है 35 से मैक्सिमम उनकी मिनिमम एज 35 है, और जो है उस तरीके से। और उसके बाद उनका हैव नॉलेज ऑफ द वेदा, तो उनको वेद का भी नॉलेज हो, क्योंकि उस टाइम जो है ज्ञान को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो उनका मतलब था कि कोई भी मेरा मंत्री बने तो जो है वो थोड़ा सा नॉलेजेबल रहे। उसके साथ कह रहा है कि शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, यानी कि वो ऑनेस्टफुली होना चाहिए। और इन एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years एंड यानी कि उस टाइम में 6 कमेटियाँ थी जो है मिनिस्टर की, तो उनमें से कोई किसी भी कमेटी का वो मेंबर रहे, कमेटी का मेंबर ऑफ एनी कमेटी। उसके बाद एनीवन हु
who has not submitted his account and those of the relative cannot be contest election। यानी कि अगर वो इलेक्शन में सपोर्ट करता है तो अपने सारे, जैसे करंट का होता है ना कि हमको सारा देना पड़ता है कि हमारे पास कितना क्या है, तो उसी तरीके से उस टाइम में देना पड़ता था इलेक्शन में। और why inscription tell us about the powerful man and exalted and the Periyaram and the Peripuram and the 12th century तमिलनाडु। इसमें भी एक स्टोरी टाइप सी है, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। जो भी गलती हो आप हमें कमेंट करके बताएं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।